पिक्चरों में पुलों का ढहना तो हम सब देख ही चुके हैं, जिसके लिए कोई भूकंप, बड़ी सुनामी या कोई बड़ा सा समुद्री दानव जिम्मेदार होता है। कहने का मतलब यह है, कोई बहुत बड़ी और ताकतवर चीज इन ढांचों को गिरा सकती है। पर क्या आपने कभी किसी असली पुल हादसे के फुटेज देखे? क्योंकि असल जिंदगी में किसी पुल को गिराने के लिए किसी बड़े से राक्षस की जरूरत नहीं पड़ती, जो इन हादसों को और ज्यादा डरावना बनाता है। डिजाइन में होने वाली गलतियों से लेकर करप्शन के होने वाले कारण के हादसे तक, आज हम देखेंगे असल दुनिया के कुछ पुल हादसे और जांचेंगे कि उनका आखिर कारण क्या था। कोई जल्दी से जाकर द रॉक को पकड़ लाओ भाई, क्योंकि इस वीडियो के बाद वो डिजास्टर वाली पिक्चर भी तो बनानी है। हार्मनी रिज ट्रेसल। फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुल अक्सर जबरदस्त झटकों के बाद गिरते हैं, पर अगर उनमें आग लग जाए तो क्या होगा? साल 2013 में सेंट्रल टेक्सास में स्थित हार्मन रिज ट्रेसल ब्रिकेड के साथ ठीक वैसा ही हुआ। ये एक ऐसा नजारा रहा जो कि रोज रोज देखने को नहीं मिलता। 900 फीट लंबा लकड़ी का ये ब्रिज कोलोराडो नदी को पार करता है और सन 1910 में बनाया गया था। 100 साल से ज्यादा पुराना होने के बावजूद ये पुल तब भी चालू था और टेक्सास रेल रोड रूट का एक अहम हिस्सा था, जो कि पास के ब्रांडी शहर के सामान लाने के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन शुष्क ठंडे इलाकों का मौसम झेलने के लिए बनाए गए लकड़ी के पुलों के साथ समस्या ये थी कि उनमें इस्तेमाल की गई लकड़ी को बहुत ज्यादा बचाना पड़ता था। आज से 100 साल पहले ये बचाव क्रियोसोट लगाकर किया जाता था, जो कि एक तरह का तारकोल था, जिसे लकड़ी पर लगाने से वो घुन और फफूंद वगैरह से बची रहती थी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये आग बहुत तेज पकड़ता था, बहुत ज्यादा तेज। नतीजा ये हुआ कि पुल के पास लगी एक छोटी सी आग को बुझाने के लिए बुलाए गए दमकल कर्मी जब मौके पर पहुंचे तो उन्हें वहां उस छोटी आग के बजाय 900 फीट लंबे लकड़ी के जलते हुए विशालकाय टुकड़े का सामना करना पड़ा। उन्होंने आग बुझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उनके पहुंचने करीब 20 मिनट पहले यह हुआ। डोमिनोज का इससे ज्यादा खतरनाक और महंगा खेल मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। पुल पर लगी लोहे की पटरियों के वजन ने एक जले हुए खंबे को ध्वस्त कर दिया, जिसने गिरते वक्त अगले खंबे को ध्वस्त किया और फिर उसने अगले को, जब तक कि पूरा का पूरा पुल गिरकर सपाट नहीं हो गया। दमकल वालों ने अगले 15 घंटों तक आग बुझाने की काफी जद्दोजहद की, लेकिन इतने ढेर सारे क्रियोसोट को जलने से रोक पाना नामुमकिन था। सो उन्होंने पुल को अलग थलग करके उसे खुद ही जलकर खत्म हो जाने के लिए छोड़ दिया। अब तक साफ नहीं हो पाया कि इस पुल में आग आखिर कैसे लगी। फिर उसे चालू हालत में पहुंचाने की मरम्मत में $1 करोड़ का खर्चा आया और इस बार पुल बनाने में ऐसे मटेरियल यूज किए गए होंगे जो कि आसानी से आग ना पकड़ते हों। हसनाबाद ब्रिज। काराकोरम हाईवे पूर्वी एशिया की सबसे खूबसूरत और मशहूर सड़कों में से एक है। 810 मील लंबा सफर तय करते हुए एबटाबाद, गिलगिट और दासू जैसे कई बड़े शहरों को चीन के सीमावर्ती इलाकों से जोड़ती है। लेकिन 10 मई 2022 वाले दिन इस हाईवे के सबसे कठिन पहाड़ी इलाके में ट्रैफिक एकदम जाम सा हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों को बाकी देश से जोड़ने वाला बेहद महत्वपूर्ण हसनाबाद ब्रिज का एक हिस्सा न जाने कहां गायब हो गया था। असंभव सा लगता है ना? पत्थर और कंक्रीट का बना ये पुल 1972 में खड़ा किया गया था और 50 से ज्यादा सालों तक ये अपने काम को पूरी तरह से मुस्तैदी से करता रहा। लेकिन पुल का इतना बड़ा हिस्सा बिना किसी सुराग के आखिर कहां गायब हुआ? जल्दी इंटरनेट पर कुछ ऐसी फुटेज सामने आने लगी जो कि बयां कर रही थी कि नदी में थोड़ा और ऊपर क्या कुछ घटा था। बाप रे, पता चला कि उस साल जबरदस्त गर्मी पड़ रही थी, जिसने पारे को 120 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास पहुंचा दिया, जिसकी वजह से पास में स्थित शीसपर ग्लेशियर सामान्य से कहीं ज्यादा तेजी से पिघलने लगा। इसके चलते पहाड़ों में एक झील बन गई, जो कि अप्रैल के पूरे महीने के दौरान बड़ी होती रही। इतनी ऊपर से यह शायद छोटी लग रही हो, पर असल में 33 हेक्टेयर से ज्यादा में फैली हुई है, यानी 61 फुटबॉल के मैदानों से ज्यादा। बर्फ पिघलती रही, जिससे कि झील का पानी बढ़ता रहा और हुंजा घाटी की सहायक नदी में खतरनाक रफ्तार से बहने लगा, जिसका आगे चलकर सामना हुआ हसनाबाद के पुल से। आप देख सकते हैं कि पानी के बहाव ने नदी के किनारे को फौरन काटना शुरू कर दिया था, जहां पुल की एक बुनियाद टिकी हुई थी। पुल की बुनियाद को बांधकर रखने वाली मिट्टी जैसे जैसे कटती रही, पुल की बुनियाद और ज्यादा खुलती चली गई, जब तक कि बर्फीले पानी के तेज बहाव ने पुल को सिरे से उखाड़ नहीं फेंका। बाप रे, सोचिए पानी में कितनी ज्यादा ताकत होती है। ध्यान रहे कि किसी ग्लेशियर से कभी पंगा नहीं लेना है। चाइना के कांच के पुल।
ये शायद खुलासा करने का सही वक्त है। मुझे ऊंचाइयों से बहुत डर लगता है। आम पुलों पर ही मुझे डर लगने लगता है, सो कांच के पुलों की तो बात ही मत कीजिए। ऐसी जगह पर तो मैं कभी भी घूमने न जाऊं। हाल के सालों में कांच के पुल चाइना में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो चुके हैं, जिनकी ऊंचाई कुछ दसियों फुट से लेकर 1180 फुट तक हो सकती है। साल 2016 में चाइना में ऐसे कुल 60 पुल थे, लेकिन 2021 आते आते आंकड़ा 2300 के पार पहुंच गया। समस्या बस इतनी है कि साल 2018 तक ऐसे पुल बनाने की तकनीकी जरूरतों को नियंत्रित करने वाला कोई कानून देश में नहीं था। विजिटर्स को पुल की मजबूती पर भरोसा दिलाने के लिए उन पर कार चलाने और कूद कूद कर कांच पर हथौड़े मारने, उसको तोड़ने की कोशिश करने जैसे पब्लिसिटी स्टंट वगैरह का सहारा लिया जाता। लेकिन साल 2021 में जो हादसा हुआ उसके लिए कांच की मजबूती जिम्मेदार नहीं थी। 7 मई को एक टूरिस्ट 328 फुट ऊंचा एक ग्लास ब्रिज पार कर रहा था, जो चीन के जिलिन प्रांत में स्थित है, पर तभी 90 मील प्रति घंटा से ज्यादा रफ्तार पर हवाएं चली। ये हरकतें पहले तो बेवकूफ़ी भरी लगती हैं, लेकिन तभी हवा ने कांच के सारे पैनल्स को पुल से उखाड़ फेंका। बीच में फंसा बेचारा टूरिस्ट करीब 40 मिनट तक रेलिंग के सहारे लटका रहा, फिर धीरे धीरे रेंगते हुए सुरक्षित जगह तक पहुंचा। बेचारे की हालत सोचकर मुझे डर लग रहा है। पता चला कि पुल बनाने वाले ठेकेदार ने कांच के पैनल्स को पुल के स्ट्रक्चर से बांधा नहीं था और सोचा कि कांच अपने वजन से ही जगह पर टिका रहेगा। लेकिन जब हवा ज्यादा तेज हुई तो सारे के सारे पैनल चुटकियों में उड़ गए। 2018 में एक टेक्निकल कोड जारी किया गया, जिसके तहत खराब मौसम के दौरान कांच के पुलों को बंद कर दिया जाना चाहिए, पर शायद इस पुल के मालिक उसे पढ़ना भूल गए थे। मरम्मत के बाद पुल को फिर से चालू कर दिया गया और उसके बाद से कांच उड़ने की कोई दूसरी घटना नहीं हुई। वेरी गुड। फिर भी दुनिया कोई शख्स मुझे किसी पुल पर एकदम ऐसे कदम रखने के लिए राजी नहीं कर पाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई डेड बॉडी को जमीन पर चिपकी हुई चटनी की तरह साफ करे। टकोमा पुल का हादसा। अगर आप किसी भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से पूछें दुनिया का सबसे मशहूर और गुदगुदाने वाला पुल हादसा कौन सा है, तो शायद सभी का जवाब होगा टकोमा नैरोज ब्रिज का हादसा। इस पुल का उद्घाटन टकोमा नैरोज स्ट्रीट पर वॉशिंगटन में 1940 में हुआ। ये एक सस्पेंशन ब्रिज था जो कि कभी 6000 फीट लंबा था और चौड़ाई में बहुत ही कम था, जिसमें सिर्फ 2 साइड से ट्रैफिक और अगल बगल के फुटपाथ की जगह बनी थी। सुनने में परफेक्ट लगता है ना, पर असल में ऐसा नहीं है। जब हवाओं की रफ्तार 30 मील प्रति घंटा के पार पहुंची, देखिए पुल का क्या हाल हुआ। जी हाँ, ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल से इतना दूर है कि शुरू होने के महज 6 महीनों के बाद ये हुआ। खुशकिस्मती से लोगों ने पुल गिरने से पहले ही कंक्रीट चटकने की आवाज सुन ली थी, जिससे उन्हें अपनी कार छोड़कर पुल से भागने का मौका मिल गया। हादसे में कोई भी चोटिल नहीं हुआ, सिवाय एक बंदे के कुत्ते के, जो कि इतना डर गया था कि पुल गिरते वक्त कार से बाहर नहीं निकल पाया। आराम करो पपी, तुम बड़े बहादुर थे। लेकिन जरा सोचिए तो सही कि आखिर गोल्डन गेट ब्रिज जैसे दूसरे सस्पेंशन पुल हवा में किसी रिबन की तरह क्यों नहीं फड़फड़ाते? तो फिर टकोमा पुल के साथ ऐसा क्यों हुआ? असल में इस तरह के सस्पेंशन पुलों में पुल के स्ट्रक्चर में इस तरह की ट्रेसेस बनाई जाती हैं। ये स्टील के जालीदार ढांचे होते हैं जो हवा के बहाव को तोड़कर उसे पुल के अंदर से पास कराते हैं, ना कि उससे पुल से टकराने देते हैं। अब जरा गैस कीजिए कि टकोमा नैरोज ब्रिज में कौन सी चीज सही नहीं बनी थी। जी हाँ, ये ट्रेसेस साथ ही पुल में लगे एच शेप के खड़े गर्डर हवा के बहाव को 2 हिस्सों में बांटकर पुल के इर्द गिर्द हवा का भंवर पैदा करते, जो पुल के हिलने की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया। एरोइलास्टिक फ्लटर कही जाने वाली इस प्रक्रिया में हिलता हुआ पुल हवा के कारण को और भी तेजी से हिलाने लगता है। 7 नवंबर वाले दिन जब 42 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, तो पुल कुछ ज्यादा ही लचक गया और हमेशा के लिए ढह गया। हादसा भयानक था, लेकिन हमें कम से कम ये सीखने को तो मिला कि किसी सस्पेंशन ब्रिज को कभी बिना ट्रस के नहीं बनाना चाहिए, वरना ऐसे ही झूला झूलना पड़ेगा। पोर्टो रिको PR-123। क्या आपको याद है कि कैटेगरी 5 की तूफान मारिया ने साल 2017 में कितने बड़े स्तर पर तबाही मचाई? यह उस साल का सबसे विनाशकारी उष्णकटिबंधीय तूफान था, जिसमें हवाओं की रफ्तार 175 मील प्रति घंटे के पार चली गई। मारिया ने पोर्टो रिको में बड़ी तबाही मचाई, जहां सारी जनता के लिए बिजली और पानी के लिए साफ पानी पहुंच से बाहर हो गया। तूफान इतना ताकतवर था कि सड़कों पर खड़ी पूरी की पूरी कारों को उठाए ले जा रहा था। पूरे के पूरे पोर्टो रिको में बुनियादी ढांचा एकदम तबाह हो चुका था, जिसमें रियो ग्रांडे डी अरेसिबो नदी पर 1947 में बनाया गया पुल भी शामिल था। तूफान खत्म होने के बाद उस पुल की जगह एक काम चलाओ पुल बनाया गया। ये पुल बने बनाए आते हैं जिन्हें सिर्फ कुछ ही समय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वे लागत में बहुत सस्ते होते हैं और जरूरी रास्तों को जल्दी से दोबारा चालू करने के काम आते हैं। अगर उन्हें सही परिस्थितियां मिल जाएं तो 75 सालों तक सही सलामत रहते हैं। पोर्टो रिको ने तूफान मारिया के बाद ऐसे बहुत से पुल देश में फिट किए, जिनमें से PR-123 भी शामिल था, और ऐसे पुल की लागत करीब $8 लाख होती है। प्लान था कुछ दिनों में हालात ठीक होने पर इन जगहों पर परमानेंट पुल बनाए जाएंगे, पर अफसोस महज 5 साल के बाद 2022 में मारिया की बहन फियोना नामक एक ताकतवर तूफान ने देश को फिर से अपनी चपेट में लिया।
कई इलाकों में इस तूफान के कारण महज 72 घंटों में 3 फीट बारिश हो गई, जिससे इलाके में जबरदस्त बाढ़ आ गई। जैसा कि आप देख चुके, DR-123 पुल पलक झपकते ही इसकी भेंट चढ़ गया। बाप रे, पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि पूरा का पूरा ढांचा बीच से 2 टुकड़े हो गया और स्टील चटकने की आवाज तो आपने सुनी थी। जाहिर है इन पुलों को जबरदस्त बहाव वाली पानी झेलने के लिए नहीं बना गया था। अब उस जगह पर फिर से एक टेम्पररी पुल लगा दिया गया है, पर यह अंदाजा तो कोई भी लगा सकता है कि यह पुल कितने भी दिन तक चलने वाला है। बियर क्रीक पर गिरा पुल। जब आप शादी की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो सैकड़ों ऐसी चीजें होती हैं जो कि उस खास दिन गड़बड़ हो सकती हैं। हो सकता है कि केक समय पर ना आए, या आपका दोस्त अंगूठी खो बैठा हो, या शादी के वेन्यू तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पुल बिना किसी चेतावनी के टूट जाए। क्या कहा? लास्ट वाला तो समझ में ही नहीं आया यार। कोई पुजारी को बुलाओ यार, उसकी जरूरत पड़ने वाली है। अलास्का का ये जोड़ा ड्राइव करते हुए पाल्मर में स्थित अपनी शादी के स्थल तक जा रहा था, पर बियर क्रीक पहुंचने पर उन्होंने एक जबरदस्त फ्लैश फ्लड नोटिस की। ये कैसी बाढ़ होती है जो कि पिघलती हुई बर्फ या जबरदस्त बारिश के इकट्ठा होने वाले ढेर सारे पानी के कारण अचानक होती है। इस मामले में बाढ़ इतनी भयानक थी कि नदी के किनारों को एकदम से काट के रख डाला। खुद का पुल का ढांचा तो ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, लेकिन उसे सपोर्ट करने वाली अगल बगल की मिट्टी और सड़क तेज से बहाव में बह गई, जिसके बाद वो ढह गया। तो देखने में भला कैसा ही लग रहा हो, पर तकनीकी रूप से ये पुल क्षतिग्रस्त नहीं हुआ बल्कि सड़क हुई। पर मुझे नहीं लगता कि ये सुनकर उस कपल को जरा भी सुकून पहुंचेगा जिसकी शादी खराब हुई। उन्हें यूटर्न लेकर एक दूसरे रास्ते से मंजिल तक पहुंचना पड़ा, जिसमें 4 घंटे ज्यादा लगे। सोचिए अगर इन दोनों की शादी इतनी नाटकी है तो तलाक कितना धमाकेदार होगा, है ना? चाइना में ताबड़तोड़ भ्रष्टाचार। 1990 के दशक में चीन की अर्थव्यवस्था में ऐसा जबरदस्त उछाल आया कि शायद कहीं और ही हुआ हो। बाजार में किए जाने वाले सुधारों के चलते देश भर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की एक बूम सी आई। सरकार ने सैकड़ों बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए ढेर सारे पुल भी शामिल थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर एक दिन अप्रैल 2011 में सुबह 5 बजे शिनजियांग में स्थित कोला पिकॉक रिवर ब्रिज का एक हिस्सा टूट गया। सड़क नीचे नदी में जा गिरी। शुक्रिया हादसे में कोई चोटिल नहीं हुआ। फिर जुलाई में 2 महीनों के बाद भी कम समय में जियांगसू में स्थित टोंगियो नदी पर बना पुल ढह गया। इसके 3 दिन के बाद ही एक चीनी पुल गिर गया और इस बार फुजियान में स्थित वोईशान गोंगुआनवो पुल दूसरी बार गिरा था। महज 1 साल में पुल गिरने की 3 घटनाएं बुरी खबर थी, लेकिन आगे स्थिति और भी बदतर होने वाली थी। अगस्त 2012 में पुल पर चढ़ाने के लिए हाल ही में बनाए गए एंट्रेंस रैंप का 330 फीट लंबा हिस्सा अचानक से पलट गया। पुल बनाने में कुल $30 करोड़ खर्च हुए और इसे नवंबर 2011 में शुरू किया गया, यानी अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। इतने कम समय में पुल गिरने की इतनी ढेर सारी घटनाओं ने जनता में डर का माहौल बना दिया। सरकार ने पूरे मामले का दोष ओवरलोडिंग वाली ट्रकों पर मढ़ना चाहा, पर हकीकत ये थी कि पूरे चाइना में पुल गिरने की घटनाएं 2011 से कहीं ज्यादा पहले से होती चली आ रही थीं। जुलाई 2017 में गुआंगडोंग प्रांत में स्थित जिउजियांग पुल में एक नाव ने टक्कर मार दी, जिससे उसका एक हिस्सा नदी में गिर गया, जबकि पुल को ये मामूली से टक्कर झेल लेनी चाहिए थी। फिर अगस्त 2007 में ताइयुआन शांगशी में स्थित एक पुल ओवरलोडेड ट्रक के कारण ढह गया। 2 महीने के बाद अक्टूबर 2007 में बाउटी की मिजी ईस्ट रोड का वायाडक्ट अचानक से ढह गया, ठीक यांगमिंग टैंक पुल के एंट्रेंस रैंप की तरह। जब कोई ओवरलोडेड ट्रक उस पर से एक के बाद एक गुजरने लगी। फिर 2009 में जिनजिन एक्सप्रेस वे पर स्थित टैंग टैंग टोल स्टेशन के ऑफ रैंप का 2600 फीट लंबा हिस्सा ढह गया और इस बार भी दोष ओवरलोडेड ट्रकों पर ही मढ़ा गया। यानी कोई नई समस्या नहीं थी, बल्कि सालों साल से देखने को मिल रही थी। इससे एक सवाल खड़ा हुआ कि $10 लाख की लागत से बनने वाले नए नवेले पुल सिर्फ कुछ ओवरलोडेड गाड़ियों के चलते या हल्के फुल्के डैमेज से कैसे ढह रहे हैं। अगर चाइनीज जनता की माने तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार जिम्मेदार था। 2016 में परिवहन विभाग के अधिकारी चान मियांग जियान को गैर कानूनी रूप से $44 लाख की रिश्वत लेने का दोषी करार दिया गया, जिसके बाद वे घटिया क्वालिटी के मटेरियल इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को सैकड़ों प्रोडक्ट्स का ठेका दे चुके थे। और ये तो महज ट्रेलर भर था। चाइना में 2014-17 के बीच चलाए जाने वाले घूसखोरी के 12,759 मुकदमों में 54% अकेले कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट से जुड़े हुए थे। घटिया क्वालिटी के मटेरियल जल्दबाजी में काम पूरा किए जाने के चलते नया पुल इस्तेमाल के महज कुछ ही सालों में गिरे जा रहा था, जिसका असर आज भी दिख रहा है।
दिसंबर 2011 में वहांग एक्सप्रेस का 1640 फीट लंबा हिस्सा पलट गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2000 के दशक में पुल पलट रहे थे। एक ट्रक पर कुल 200 टन या एक्सप्रेसवे की अलाउड लिमिट से कुल 400% से ज्यादा भार लाद कर चलने का आरोप था, यानी ओवरलोड होने वाला वो ट्रक उतना ही भारी था जितना कि ये बड़ा सा माइनिंग ट्रक। पर वो पुल अभी 10 साल पुराना भी नहीं हुआ था, सो या तो पुल को बहुत ही घटिया तरीके से बनाया गया था या उन पर बार बार ओवरलोडेड गाड़ियों के चलने से उनका विनाश हुआ होगा। मुझसे पूछा जाए तो इन हादसों के लिए दोनों ही वजह कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि इस बारे में आपका क्या सोचना है। I-35W। चाइना इकलौता ऐसा देश नहीं है जिसने साल 2007 में पुल ढहने की समस्या से जूझा। समंदर उस पार अमेरिका में सटीक रूप से मिनेसोटा में 1 अगस्त का दिन भी किसी नॉर्मल दिन की तरह शुरू हुआ, लेकिन शाम के 6:05 पर जब ट्रैफिक अपने चरम पर होता तो एक बड़ा सा हादसा हो गया। मिसिसिपी नदी के ऊपर बना हुआ I-35W ब्रिज अचानक से ढह गया, और सिर्फ एक आध हिस्सा नहीं बल्कि पुल का कुल 1064 फीट लंबाई वाला हिस्सा 115 फीट नीचे नदी में जा गिरा। ऊपर से देखने में नज़ारा बहुत ही अटपटा सा लग रहा था। नदी में पानी का स्तर बहुत ही कम था, सो पुल के टूटे हुए हिस्से तली पर ऐसे पड़े हुए थे जो ऊपर से देखकर लग रहा था कि कोई पुल हादसा नहीं बल्कि गूगल मैप में कोई गड़बड़ी हुई है। लेकिन पुल का इतना लंबा हिस्सा एक साथ अचानक से आखिर कैसे गिरा, इसकी पड़ताल करने के लिए मिनेसोटा की विधानसभा द्वारा जल्द ही एक आयोग का गठन किया गया, पर जनवरी 2008 तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, और जब नतीजे पर पहुंचा तो सरकार को पसंद नहीं आया। मामले की जड़ कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसने पुल को नुकसान पहुंचाया हो। असल में पुल की ओरिजिनल डिजाइन ही दोषी थी। ट्रक के हर एक जॉइंट पर मिलने वाले गार्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए आधी इंच मोटाई वाली गसेट प्लेट्स यूज की गई थी, जो कि 30 फीट चौड़ी और 20 फीट ऊंची थी। 1907 में जब पुल का उद्घाटन हुआ तो उस जमाने की ट्रकों की 80,000 पाउंड की मैक्सिमम लीगल वेट लिमिट झेलने के हिसाब से सही माना गया, लेकिन कुछ समय के बाद भारी वाहनों के लिए ये लिमिट बढ़ाकर 1,36,000 पाउंड कर दी गई और सोचा गया कि पुल ये लोड आराम से झेल लेगा। पर समस्या ये थी कि पुल में गसेट प्लेट्स ये बढ़ा हुआ लोड झेलने के लिए काफी छोटी थी और धीरे धीरे वो दरकने लगी। मामले को और ज्यादा बदतर बनाते हुए हादसे के वक्त 5,78,000 पाउंड से ज्यादा वजन की कंस्ट्रक्शन मशीनें पुल की सबसे कमजोर कड़ी के ठीक ऊपर काफी दिनों तक रखी रही, और जब साल दर साल पुल के ऊपर कंक्रीट की 2 इंच मोटी परत लगा दी गई तो ये पुल की डिजाइन के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ, क्योंकि इस पुल का वजन 20% ज्यादा बढ़ गया था। इस बात की निशानियां दिखनी शुरू हो गई कि ये लोड पुल को नुकसान पहुंचा रहा है, और 2003 में सेफ्टी इंस्पेक्टर ने पाया कि पुल की कुछ गसेट प्लेट्स मुड़कर टेढ़ी हो रही हैं, लेकिन इस बारे में कुछ भी नहीं किया गया। फिर 1 अगस्त 2007 वाले दिन इस बढ़े हुए वजन के कारण सबसे कमजोर कड़ी की गसेट प्लेट टूट गई। बात की पड़ताल में पता चला कि 1-2 नहीं बल्कि पूरी 8 गसेट प्लेट टूटी थी, जिससे पुल का पूरा मुख्य ढांचा ध्वस्त हो गया। फिर अगले 10 सालों तक पूरे राज्य में मौजूद 20,000 पुलों में से 172 से ज्यादा पुलों को पूरी तरह से बदल दिया गया, उनका जीर्णोद्धार किया गया ताकि ऐसा हादसा दोबारा कभी भी ना हो। ननफंगाओ हुआ ध्वस्त। 1 अक्टूबर 2019 को ताइवान के ननफंगाओ ब्रिज पर बड़ा हादसा हो गया, जब 460 फुट लंबा बीच से फटी हुई सिंगल आर्क वाला पुल ध्वस्त हो गया, जिसे 1948 में बंदरगाह के समुद्री पानी के ऊपर बनाया गया था। देखने में बहुत मजबूत लगता था। फिर एक दिन पुल पर से एक बड़ा सा टैंकर गुजरा और पूरा का पूरा ढांचा 60 फीट नीचे खाड़ी के पानी में जा गिरा। पुल के रोडवे में जुड़े स्टील के एंकर्स में बंधी स्टील की 13 केबल, जो कि पूरी तरह से पुल की सड़क और उसके ढांचे का भार वहन करती थी, एक साथ अचानक से टूट गई। स्टील और कंक्रीट का 320 टन और एक ऑयल टैंकर धड़धड़ाते हुए 60 फीट नीचे पानी में गिरा, जिसके नीचे खड़ी हुई बोट्स भी तबाह हो गई। हादसे के बाद एक लंबा चौड़ा बचाव अभियान चलाना पड़ा। टैंकर का ड्राइवर पता नहीं कैसे चमत्कारिक रूप से जिंदा बचा, लेकिन नीचे मौजूद बोट पर सवार कुछ मछुआरे उतने लकी साबित नहीं हुए। घटना के 2 दिनों के बाद मामले की जांच शुरू की गई। शुरू में अधिकारियों को लगा कि शायद इलाके में पिछले दिन आने वाला जबरदस्त तूफान और भूकंप हादसे के लिए जिम्मेदार था, लेकिन एक्सपर्ट्स ने ऐसा होने से मना कर दिया। ये पुल पिछले 20 सालों से अपनी जगह पर टिका हुआ था और न जाने कितने तूफान और भूकंप झेल चुका था, इसलिए जाहिर है कि पुल के कंक्रीट और स्टील के नीचे कुछ और ही चल रहा था, और वे सही साबित हुए। इंजीनियर्स ने पाया कि स्टील केबल्स को सड़क से बांधने वाले एंकर को छिपाने वाले स्टील कवर में पानी इकट्ठा हो रहा था, जिसके बाहर निकलने की कोई जगह नहीं थी। समंदर का पानी इकट्ठा होकर धीरे धीरे पूरे केबल को काट डाला और स्ट्रक्चर को कमजोर कर दिया। स्टील की रस्सियां इतनी बुरी तरह सड़ गई थी कि जांच में पता चला उनका केवल 22% हिस्सा ही काम कर रहा था।
जब पहली केबल टूटी तो अगली भी टूटी, जो कि उतनी बुरी तरह सड़ी हुई थी। उसके बाद एक के बाद एक केबल टूटती चली गई और मामले को बदतर बनाते हुए पुल के इस हिस्से का कभी निरीक्षण नहीं किया गया, जिसके चलते ये गड़बड़ी 20 सालों तक छिपी रही। ये बात सामने आने के बाद स्टील की रस्सियों पर टिके हुए ताइवान के हर एक पुल को बड़े अच्छे से चेक किया गया। चलो कम से कम इस हादसे का ये फायदा तो हुआ कि न जाने कितने पुल ध्वस्त होने से बचे। सियोंगसू ब्रिज 1970 के दशक में सियोल, जो कि साउथ कोरिया की राजधानी है, उसमें कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की एक बूम सी चल रही है। नए कॉम्प्लेक्स, टाउनशिप और ऊंची इमारतों ने पूरे के पूरे इलाके को कंक्रीट के घने जंगल में तब्दील कर दिया है, जो हान नदी जे दोनों तटों पर फैला हुआ है। लेकिन इस शहर के एक सबसे लोकप्रिय स्ट्रक्चर ने पूरे देश की याददाश्त पर गहरा जख्म छोड़ा है, और वो है सियांगसू बूज डिजास्टर। साल 1989 में करीब 2 साल लंबे कंस्ट्रक्शन के बाद ये पुल पूरा हुआ, जिसकी चौड़ाई 63 फीट और लंबाई 3810 फीट थी। कंपैरिजन में भले ये पुल गोल्डन गेट ब्रिज का आधा रहा हो, पर हाल हान नदी पर बनाए गए पिछले पुलों के मुकाबले कहीं ज्यादा लंबा था। उन पुराने पुलों से अलग ये नया पुल गर्बर ट्रेस विधि से बनाया गया था, जिसके तहत इसकी कुल लंबाई का करीब 2200 फीट लंबा हिस्सा ट्रस यानी कि स्टील की बीम की जालियों से बना हुआ था। उस जमाने के हिसाब से इसे आर्किटेक्चर का एक चमत्कार माना गया था। लेकिन 31 अक्टूबर 1994 की सुबह जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है तो पुल में एक बड़ा हादसा हो गया। बिना किसी चेतावनी के पुल का 157 फीट लंबा हिस्सा अचानक से 65 फीट नीचे पानी में जा गिरा। ढेर सारी कारें और ट्रैफिक उसे पार कर रहा था। हादसा गर्मी के मौसम में हुआ था, जब नीचे का पानी का लेवल 10 फीट था, इसलिए पुल का हिस्सा पूरी तरह से डूबा नहीं। इस भयावह सीन ने पूरे के पूरे कोरिया को हिलाकर रख दिया, और शुरुआत में सरकार ने दुर्घटना का दोष ओवरलोडेड गाड़ियों पर मढ़ना चाहा। लेकिन एक बार जब इंजीनियर्स ने घटनास्थल की पड़ताल करनी शुरू की, सच बाहर आने में ज्यादा समय नहीं लगा। गर्बर ट्रेस विधि से बनाए गए पुलों में पुल के ढांचे को बांध कर रखने के लिए वेल्डिंग की गई पिंस का सहारा लिया जाता था। पता चला है कि ओरिजिनल डिजाइन में पुल के टूटे हुए हिस्से पर वेल्डिंग को बीम के चारों तरफ किया जाना था, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में की गई ढिलाई के चलते बीम को केवल अगल बगल से वेल्ड किया गया। ऊपर से देखने में ये एकदम सही लग रहा था, लेकिन वेल्डिंग कमजोर होने के कारण धीरे धीरे दरारें पैदा होने लगी। साथ ही ये समस्या ऐसी थी जिसे निरीक्षण करने वाले अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे। सो ये गड़बड़ी 20 सालों तक छिपी रही। इन्हीं जॉइंट्स पर आगे चलकर फ्रैक्चर पैदा हुए, जो कि अंततः 21 अक्टूबर को होने वाले हादसे के कारण बने। यानी खराब वेल्डिंग और लचर निरीक्षण के कारण यह तथाकथित आर्किटेक्चर चमत्कार देखते देखते आर्किटेक्चर के एक बुरे सपने में बदल गया। पोंटे मोरेंडी ब्रिज। अब तक हम उन बहुत से कारणों को देख चुके हैं जिनके कारण अच्छे खासे पुल ध्वस्त हो जाते हैं, और लोगों की लापरवाही उन कारणों में सबसे आगे होती है। लेकिन बहुत ही कम हादसे ही होते होंगे जिसमें इस कदर लापरवाही की जाती गई होगी। अगस्त 2018 में होने वाले जेनोवा के पोंटे मोरेंडी पुल हादसे में ये की गई थी। ये पुल पोल्सवेरा नदी पर बना 3900 फीट लंबा एक वायाडक्ट था, जिसके ऊपर से रेलवे लाइन गुजरती थी और नीचे इमारतें बसी हुई थी, और इस शहर के 2 मुख्य हिस्सों को जोड़ता था। 1967 में बनकर तैयार हुआ ये पुल शुरुआत से ही समस्याएं झेल रहा था। केबल के सहारे टिके इस पुल के डिजाइन में प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट का यूज किया गया। यह एक ऐसा कंक्रीट होता है जिसे मजबूत बनाने के लिए पहले से तनाव दिया जाता है। लेकिन समस्या ये थी कि पुल का कंक्रीट पर्याप्त मात्रा में मजबूत नहीं किया गया, जिसके चलते इसमें दरारें और पानी से होने वाले डैमेज का खतरा बढ़ा। 1970 का दशक आते आते पुल को लगातार मेंटेनेंस की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि लगातार पड़ने वाले बोझ के कारण कंक्रीट में पड़ने वाली महीन दरारें इस कदर बढ़ गईं कि पुल के रोडवेज में काफी ऐंठन आ चुकी थी। फिर 1990 के दशक में पता चला कि पिलर 11 के पास बंधी स्टील की केबल्स बुरी तरह कट चुकी है। पिलर को अलग से स्टील की केबल्स लगाकर मजबूत कर दिया गया, लेकिन बाकी के पिलर्स को इस समस्या के लिए चेक नहीं किया गया। 2011 की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस पुल को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाने के चलते इतने ज्यादा ये खराब हुआ। 2016 तक इटालियन संसद को कई बार इत्तला दी जा चुकी थी कि पुल को मरम्मत की अर्जेंट जरूरत है, क्योंकि ये सभी कभी भी ध्वस्त हो सकता था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर सन 2017 में एक दूसरी रिपोर्ट ने फिर से चेतावनी देते हुए कहा कि पुल के पिलर 9 में भारी गड़बड़ी है, लेकिन मंत्रियों ने जून 2018 से पहले मरम्मत को मंजूरी नहीं दी, जिसमें करीब 2 करोड़ यूरो, ये 2.2 करोड़ डॉलर की लागत आने वाली थी। और जब मंजूरी मिली तो लोगों को डर था कि काम शुरू होने के चलते गर्मियों में आने वाले टूरिस्ट कम ना हो जाएं, यानी मरम्मत के काम में देर पर देर होती रही, जब तक कि उनके पास देर करने का ऑप्शन ही खत्म नहीं होगा। 1 अगस्त को पुल की सड़क पर एक दरार रिपोर्ट की गई, पर जैसा कि आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसके बारे में भी कुछ नहीं किया गया। ना ही लोगों को पुल पर ट्रैफिक कम करने की चेतावनी दी गई, ना ही कोई सलाह। फिर 14 अगस्त 2018 वाले दिन एक भयानक बारिश वाले तूफान के दौरान पुल का 16 फीट लंबा हिस्सा ध्वस्त हो गया, जिससे उस पर मौजूद कई गाड़ियां और पुल के नीचे बसा हुआ लिटिल ब्रुकलिन नाम का मोहल्ला पूरी तरह ध्वस्त हो गया।
पुल के रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार कंपनी एटलांटिया ने दावा किया कि हादसे के लिए भूस्खलन की घटना जिम्मेदार थी। फिर घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आई जिसमें साफ था कि पुल का पिलर 9 ढहने के कारण ये घटना हुई और किसी लैंडस्लाइड का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। इतने उथल पुथल वाले इतिहास और खराब डिजाइन वाले इस पुल को आगे रिपेयर न करके पूरी तरह खत्म करने का फैसला हुआ और जून 2019 में उसे बारूद लगाकर पूरी तरह से उड़ा दिया गया। इटली के प्रधानमंत्री लिगी डेमियो ने साफ कर दिया था कि इन सब के लिए असल में एटलांटिया वाले ही जिम्मेदार थे। लापरवाही, निकम्मेपन और राजनीति के गंदे मिक्सचर के चलते कंपनी को कानूनी विवादों में कुल 340 करोड़ पाउंड का नुकसान सहना पड़ा। खुलासा होने पर ही नहीं रुका ये, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो इतना बड़ा जुर्माना लगा दो कि इतनी घातक लापरवाही के लिए वो पर्याप्त दंड नहीं हो सकता। लेकिन अगर मुझसे पूछे तो कितना भी बड़ा जुर्माना क्यों न लगा दो, इतनी घातक लापरवाही के लिए वो पर्याप्त दंड नहीं हो सकता। आपके हिसाब से इनमें से कौन सा पुल हादसा सबसे ज्यादा भयानक था? नीचे दिए कमेंट बॉक्स में हमें अपना जवाब जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।